द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक काफी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल वृद्धावस्था पेंशन योजना पर गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर हम इस योजना के नियमों और प्रक्रियाओं में समय के साथ जो बदलाव हुए हैं उन पर नजर डालेंगे। ये योजना, जैसा हम जानते हैं, निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से दशकों से चल रही है और हमारी जो चर्चा है वो सरकारी शासनादेशों और संबंधित दस्तावेजों पर ही आधारित रहेगी। अब हमारे सामने जो मुख्य सवाल खड़ा होता है वो ये है, क्या इस योजना के नियमों और प्रक्रियाओं में जो ये लगातार बदलाव हुए हैं, क्या वे वास्तव में इसे पात्र वृद्धजनों के लिए ज्यादा सुलभ, प्रभावी और पारदर्शी बना रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बदलावों ने अनजाने में नए भ्रम, विरोधाभास और बाधाएं पैदा कर दी हैं? मेरा पक्ष ये है कि ये बदलाव जो हैं वो कुल मिलाकर प्रगतिशील हैं और योजना को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम दिखाते हैं। और मेरा तर्क देखिए इसके ठीक उलट है। मेरा मानना है कि ये जो बदलावों का जाल सा बुना गया है, इसमें कई गंभीर विसंगतियां और कह सकते हैं प्रक्रियात्मक जटिलताएं छिपी हुई हैं। और ये न केवल भ्रम पैदा करती हैं, बल्कि संभावित रूप से पात्र लाभार्थियों को उनके हक से वंचित भी कर सकती हैं, या कम से कम उनके लिए बेवजह की मुश्किलें तो खड़ी कर ही सकती हैं। देखिए, अगर हम योजना के विकास के क्रम को देखें तो कई सकारात्मक और प्रगतिशील कदम हमें साफ नजर आते हैं। मेरा मानना है कि ये बदलाव योजना को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के इरादे से ही किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2015 में आय सीमा को बढ़ाया गया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 और शहरी के लिए 56,460 रुपए वार्षिक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने पात्रता का दायरा बढ़ाया। इससे पहले 2011 में पात्रता की उम्र को 65 साल से घटाकर 60 साल कर दिया गया था, जिससे काफी बड़ी संख्या में वृद्धजन इस योजना के दायरे में आ सकें। अगर तकनीक के मोर्चे पर देखें तो 2014 में ऑनलाइन वेरिफिकेशन और फिर 2016 में पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ये न केवल प्रक्रिया को तेज करने का एक प्रयास था, बल्कि इसमें पारदर्शिता लाने की भी एक कोशिश थी। फिर 2018 में आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया थी उसको विकेंद्रीकृत किया गया। मतलब आवेदक अपनी हार्ड कॉपी सीधे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ, जो ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों के प्रभारी होते हैं, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के दफ्तर में जमा कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया आवेदक के घर के और करीब आ गई। साथ ही 2015 में ये जो स्पष्टीकरण आया वो भी महत्वपूर्ण था कि बीपीएल सूची 2002, यानी वो सूची जो उस समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करती थी, उसके बाहर के पात्र व्यक्ति भी अगर वो निर्धारित आय सीमा के अंदर आते हैं तो योजना में शामिल हो सकते हैं। और अभी हाल ही में 2021 में पेंशन की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1,000 रुपये प्रतिमाह करना, ये सरकार की वृद्धजनों को एक सार्थक आर्थिक सहायता देने की बढ़ती हुई प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो ये सारे कदम मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां योजना को समय की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने कई सकारात्मक बदलाव गिनाए और मैं मानता हूं कि कागज पर ये सुधार जैसे ही लगते हैं। लेकिन मेरा जो नजरिया है वो इन बदलावों की जटिलताओं और खासकर अंतर्विरोधों पर ज्यादा केंद्रित है, तो जमीनी हकीकत में लाभार्थियों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बीपीएल सूची 2002 वाला मसला ही लेते हैं। जैसा आपने कहा, 2015 में नाम जोड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन इससे पहले 2010 का एक दस्तावेज था जिसमें इसी बीपीएल सूची के उपयोग को लेकर काफी सख्ती बरतने और केवल इसी सूची के आधार पर चयन करने की बात कही गई थी। तो एक तरफ तो सख्ती का निर्देश, दूसरी तरफ नाम जोड़ने की छूट। क्या ये निचले स्तर के कर्मचारियों और आवेदकों के बीच भ्रम पैदा नहीं करेगा कि भाई आखिर आधार क्या है? क्या आय प्रमाण पत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है या बीपीएल सूची में नाम होना ज्यादा जरूरी है? इससे भी ज्यादा गंभीर विरोधाभास मेरे हिसाब से पति पत्नी दोनों के पात्र होने की स्थिति में पेंशन के नियम को लेकर है। 1957 का जो मूल दस्तावेज है जो इस योजना का आधार है, वो साफ साफ कहता है कि अगर पति पत्नी दोनों निराश्रित हैं तो दोनों पेंशन पाने के हकदार हैं। ठीक है।
फिर 1990 का एक आदेश आता है जिसमें कहा गया कि ऐसी स्थिति में पत्नी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन अब 2030 का एक बिल्कुल हालिया दस्तावेज सीधा सीधा ये कहता है कि पति पत्नी दोनों को पेंशन देने का वर्तमान में कोई प्रावधान ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सीधा अंतर्विरोध है। एक ही योजना के तहत 3 अलग-अलग बातें कैसे सही हो सकती हैं? लाभार्थी किस नियम पर भरोसा करे, बताइए? प्रक्रियात्मक बदलावों की बात करें तो आपने 2018 के विकेंद्रीकरण का जिक्र किया। बिल्कुल, लेकिन उसी 2018 के दस्तावेज में जब तहसील स्तर पर सत्यापन का प्रस्ताव था, तब इस बात पर चिंता जताई गई थी कि इससे स्थानीय कर्मचारियों पर, खासकर जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ेगा और सत्यापन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। तो क्या बीडीओ एसडीएम स्तर पर विकेंद्रीकरण करने से ये बोझ पूरी तरह खत्म हो गया, या ये चिंता आज भी उतनी ही जायज है? इसके अलावा 2010 के एक दस्तावेज में गलत बैंक खाता संख्या फीड होने जैसी शिकायतों का जिक्र है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन सिस्टम हो या कोई भी प्रक्रिया, वो मानवीय गलतियों से पूरी तरह मुक्त नहीं है, और ऐसी एक छोटी सी गलती भी लाभार्थी को महीनों तक पेंशन से वंचित रख सकती है। तो ये जो सारे अंतर्विरोध हैं और प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं, ये मिलकर योजना की प्रभावशीलता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। चलिए पहले बीपीएल मानदंड और आय सीमा के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन 2015 में आय सीमा में जो बढ़ोतरी हुई और बीपीएल सूची से बाहर के पात्र लोगों को शामिल करने की जो स्पष्ट अनुमति मिली, उसे मैं एक सकारात्मक विकास के तौर पर देखती हूँ। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ एक पुरानी स्थिर सूची पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि वर्तमान की जो आर्थिक सच्चाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखकर जरूरतमंदों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। वो जो 46,080 या 56,460 की सीमा थी, वो उस समय के हिसाब से एक तर्कसंगत प्रयास था, ताकि ज्यादा लोग दायरे में आ सके जो शायद बीपीएल सूची में नहीं थे पर वास्तव में गरीब थे। और बीपीएल सूची में नाम जोड़ने की अनुमति देना ये एक तरह का लचीलापन दिखाता है, न कि विरोधाभास। ये उन लोगों के लिए एक रास्ता खोलता है जो तकनीकी रूप से सूची में नहीं है पर मानदंडों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या ये लचीलापन काफी है या ये और ज्यादा भ्रम पैदा करता है? बीपीएल 2002 की सूची, जो अब 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उसको आज भी किसी न किसी रूप में एक रेफरेंस पॉइंट बनाए रखना, ये कितना तार्किक है? गरीबी की परिभाषा और पैमाने तब से लेकर अब तक काफी बदल चुके हैं। और क्या 2015 में जो आय सीमा तय की गई 46,080 रुपए ग्रामीण और 56,460 रुपए शहरी, क्या वो आज के महंगाई दर और जीवन जीने की लागत को देखते हुए गरीबी का सही मापदंड है? ये करीब करीब 3,840 और 4,705 रुपए प्रति माह प्रति परिवार बैठता है। क्या ये सीमा अपने आप में इतनी कम नहीं है कि बहुत से जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं वो भी इससे बाहर रह जाए? और 2010 की सख्ती और 2015 की ढील के बीच का जो फर्क है, वो आवेदन प्रक्रिया में एक अस्पष्टता तो पैदा कर ही सकता है। हो सकता है एक अधिकारी पुराने निर्देश को आधार मान ले, दूसरा नए वाले को। इससे तो आवेदक की किस्मत पर निर्भर हो सकता है कि उसका आवेदन स्वीकार होगा या नहीं। स्पष्टता की ये जो कमी है, ये जमीनी स्तर पर समस्या पैदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब प्रक्रियात्मक परिवर्तनों पर आते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो 2014-2016 में शुरू हुआ, और फिर बीडीओ-एसटीएम स्तर पर हार्ड कॉपी जमा करने की सुविधा जो 2018 में आई। मेरे विचार में ये कदम प्रक्रिया को सरल बनाने और आवेदक के और करीब लाने के लिए ही उठाए गए हैं। ऑनलाइन होने से देखिए, कोई भी कहीं से भी आवेदन कर सकता है, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकता है, और हार्ड कॉपी जमा करने के लिए ब्लॉक या तहसील स्तर पर जाने की जो सुविधा है, वो उन लोगों के लिए है जो शायद ऑनलाइन प्रक्रिया में उतने सहज नहीं हैं। तो ये एक तरह से हाइब्रिड मॉडल है जो दोनों तरह के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। और हाँ, इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है क्योंकि हर चरण डिजिटल रूप से दर्ज होता है। चिंता जाहिर की गई थी कि भाई सत्यापन के विकेंद्रीकरण से स्थानीय कर्मचारियों पर बोझ बढ़ेगा और गुणवत्ता गिरेगी। क्या वो पूरी तरह से बेबुनियाद थी? बीडीओ दफ्तरों पर पहले से ही कितनी सारी योजनाओं का भार होता है। क्या उनके पास वाकई इतना स्टाफ और समय है कि वो हर आवेदन का गहराई से सत्यापन कर सकें? या फिर ये महज एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है? और जैसा कि 2010 के दस्तावेज में गलत बैंक खाता संख्या दर्ज होने का मामला सामने आया था, ये दिखाता है कि प्रक्रिया चाहे कितनी भी ऑनलाइन हो जाए या विकेंद्रीकृत हो जाए, मानवीय भूल की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। जरा सोचिए उस बुजुर्ग की हालत जिसका आवेदन महीनों तक सिर्फ इसलिए अटका रहे क्योंकि किसी क्लर्क ने खाता संख्या गलत डाल दी,
और ये जो बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया है, गांव स्तर से रिपोर्ट आएगी, फिर ब्लॉक स्तर पर सत्यापन होगा, शायद फिर जिले स्तर पर स्वीकृति मिलेगी। इसमें लगने वाला जो समय है वो भी तो एक बाधा है। क्या सरलीकरण के नाम पर हमने प्रक्रिया को और लंबा और कई फाटकों वाला नहीं बना दिया है, जहां हर फाटक पर देरी या गलती की संभावना बनी रहती है? क्या एक 60-70 साल के व्यक्ति के लिए ये सब समझना और इसमें से गुजरना वाकई आसान है? और अब उस मुद्दे पर आते हैं जो नियमों की निरंतरता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरा मतलब है पति पत्नी की पात्रता का विरोधाभास। देखिए, ये कोई छोटी मोटी अस्पष्टता नहीं है, ये नियमों का सीधा सीधा टकराव है। 1957 का मूल नियम कहता है दोनों पात्र हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी, ठीक। 1990 का आदेश कहता है पत्नी को प्राथमिकता मिलेगी, जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि अगर संसाधन कम हो तो पत्नी को पहले दें, लेकिन दोनों का हक बना रहता है। और फिर 2023 का दस्तावेज साफ इनकार करता है कि दोनों को देने का कोई प्रावधान है। ये स्थिति तो बिल्कुल अस्वीकार्य है। एक निराश्रित वृद्ध दंपति अगर आवेदन करने जाता है तो उसे कौन सा नियम बताया जाएगा? क्या ये उस खास अधिकारी की जानकारी या उसकी व्याख्या पर निर्भर करेगा? इस तरह की साफ विसंगति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था में विश्वास को भी कम करती है। क्या ये दिखाता है कि नीति बनाते समय पिछले नियमों और उनके असर का ध्यान नहीं रखा जा रहा? और ये चिंता का विषय भी है। लेकिन इसको देखने का एक और नजरिया हो सकता है। क्या ये संभव है कि 2023 का जो दस्तावेज है वो उस समय की वास्तविकताओं को दर्शा रहा हो? शायद बजट की कमी हो, या आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, या फिर नीतिगत प्राथमिकता में ही कोई बदलाव आया हो। हो सकता है सरकार ने ये तय किया हो कि जो सीमित संसाधन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाया जाए, भले ही प्रति परिवार केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिले। हाँ, ये 1957 के मूल इरादे से कि हर निराश्रित व्यक्ति की मदद हो शायद अलग हो सकता है, लेकिन ये संसाधनों के प्रबंधन का एक तरीका हो सकता है। इसे केवल एक प्रशासनिक चूक या विसंगति के बजाय एक सचेत नीतिगत बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य शायद ज्यादा व्यापक कवरेज पाना हो, भले ही प्रति व्यक्ति लाभ कम हो। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि इस बदलाव को और इसके पीछे के कारणों को ज्यादा स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था, ताकि ये भ्रम की स्थिति न बने। चलिए अब पेंशन राशि और योजना के समग्र प्रभाव पर बात करते हैं। 2021 में पेंशन राशि को सीधा 500 रुपए से 1000 रुपए प्रति माह करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाँ, सकारात्मक कदम है। ये दिखाता है कि सरकार वृद्धजनों की आर्थिक जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें एक ज्यादा सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना चाहती है। महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए की राशि निश्चित रूप से 500 रुपए से कहीं बेहतर है, और ये उनके रोजमर्रा के खर्चों जैसे दवाइयों या भोजन में एक वास्तविक योगदान दे सकती है। ये कदम सीधे तौर पर लाखों लाभार्थियों के जीवन स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। महीनों लग जाते हैं। अगर पात्रता के नियम जैसे पति पत्नी वाला मामला या बीपीएल स्थिति इतने भ्रामक और विरोधाभासी हैं, तो बहुत से जो वास्तव में पात्र और ज़रूरतमंद वृद्धजन हैं, वो इस बढ़ी हुई 1000 रुपए की राशि तक भी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी योजना की सफलता केवल दी जाने वाली राशि से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि उसकी पहुंच, उसकी सुगमता और नियमों की स्पष्टता से भी मापी जानी चाहिए। हमें ये पूछना होगा कि क्या ये योजना अपने मूल और कह सकते हैं उदात्त उद्देश्य, जैसा कि 1957 के दस्तावेज में कहा गया था, सभी निराश्रित वृद्धजनों को सहायता देना, को इन तमाम प्रक्रियात्मक बाधाओं और नियम संबंधी अस्पष्टताओं के चलते पूरी तरह से हासिल कर पा रही है? बढ़ी हुई राशि का लाभ तो तभी है ना, जब वो सही समय पर सही व्यक्ति तक बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पहुंचे। क्या वर्तमान व्यवस्था इसे सुनिश्चित करती है? मेरा मानना है कि अभी भी इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। पेंशन योजना में समय के साथ जो भी बदलाव हुए हैं, चाहे वो आय सीमा का विस्तार हो या पात्रता आयु का कम होना या ऑनलाइन प्रक्रियाओं को अपनाना, आवेदन जमा करने का विकेंद्रीकरण या फिर पेंशन राशि में वो महत्वपूर्ण वृद्धि, ये सभी सुधार की दिशा में सोचे समझे कदम हैं। हाँ, किसी भी इतने बड़े पैमाने की कल्याणकारी योजना में कुछ चुनौतियां और प्रक्रियात्मक मसले होना स्वाभाविक है, लेकिन इन बदलावों के पीछे का जो इरादा है वो साफ तौर पर योजना को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का रहा है। और इन सुधारों ने लाखों वृद्धजनों को ठोस लाभ पहुंचाया भी है और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और
मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि कुछ कदम जैसे पेंशन राशि में वृद्धि निश्चित रूप से सराहनीय है, नियमों में गहरी और स्पष्ट विसंगतियां मौजूद हैं, खासकर पात्रता निर्धारण को लेकर, जैसे बीपीएल सूची का आधार क्या है, पति पत्नी की स्थिति क्या है, और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को लेकर, जैसे बहुस्तरीय सत्यापन, मानवीय भूल की संभावना, कर्मचारियों पर बोझ। ये विसंगतियां और जटिलताएं न केवल लाभार्थियों के लिए भ्रम और परेशानी पैदा करती हैं, बल्कि योजना की समग्र प्रभावशीलता और पहुंच को भी गंभीर रूप से बाधित करती हैं। जब तक इन अंतर्विरोधों को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया जाता और पूरी प्रक्रिया को सही मायने में सरल, सुगम और पारदर्शी नहीं बनाया जाता, तब तक ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या ये योजना अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त कर पा रही है और क्या ये वास्तव में प्रदेश के सभी निराश्रित वृद्धजनों तक पहुंचने में सफल है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि ये जो सरकारी दस्तावेज और नियम हैं, ये एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। ये एक ऐसी कल्याणकारी योजना है जो लगातार विकसित हो रही है, शायद जमीनी ज़रूरतों और प्रशासनिक क्षमताओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इन नियमों का बनना, उनका बदलना और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी ज़मीनी स्तर पर व्याख्या कैसे होती है, ये हमारे समाज के सबसे अनुभवी और अक्सर सबसे कमज़ोर नागरिकों के जीवन पर सीधा और बहुत गहरा असर डालती है। बिल्कुल सहमत हूं, और इसीलिए इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर, मतलब योजना की प्रगति और उसमें जो चुनौतियां हैं, दोनों पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये चर्चा दिखाती है कि सिर्फ नियमों को देखना काफी नहीं है, उनके पीछे का तर्क क्या है, उनके अंतर्विरोध क्या है और उनका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये समझना जरूरी है। इन स्रोतों के आधार पर यह तो साफ है कि इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव पर और ज्यादा गहन विश्लेषण और विचार विमर्श की आवश्यकता भी है और गुंजाइश भी बनी हुई है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।